हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, सीड टेक का एक लास्ट पार्ट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, वो हम कवर करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पीपीटी मैं आपके कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगा क्योंकि नोट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नोट्स के अंदर नहीं है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर है? तो क्या क्या चीज़ें रह गई हैं उसको हमें डिस्कस करना है। ये हमारा सीट वाला लास्ट लेक्चर है। इसमें है आइसोलेशन डिस्टेंस हमें डिस्कस करनी है, जर्मिनेशन परसेंटेज डिस्कस करना है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो डिस्कस करना है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो डिस्कस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। जैसे कि मैंने सीड प्रोसेसिंग या जो सीड विलेज पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि आइसोलेशन डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, मान लो ये हेल्दी प्लांट है, ये हमारा क्या है, प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। ठीक है, हेल्दी प्लांट है, इसको हमने ग्रो किया। अब यहाँ पे क्या है, मान लो इसके जस्ट पास में एक और फील्ड है, उसमें क्या है, कंटेमिनेटेड अगर प्लांट है, ठीक है, अनहेल्दी प्लांट है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंटेमिनेशन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हो सकता है इसके पोलन ग्रेन यहाँ इस पे आ जाए, इसके पोलन ग्रेन इस पे आ जाए, तो ये हमारा हेल्दी प्लांट है, ये भी क्या होगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो ये कंटेमिनेटेड ना हो इसके लिए इनके बीच में एक डिस्टेंस रखी जाती है। ये हेल्दी प्लांट वाला प्लॉट है तो यहाँ पे ये कंटेमिनेटेड वाला है। मतलब ये अगर मान लो कंटेमिनेटेड वाला है या कंटेमिनेशन वाला नहीं भी है, अगर कंटेमिनेशन वाला नहीं भी है तो क्या होगा, हमने पढ़ा है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या अगर दो प्लॉट पास पास में ही हैं तो क्या होगा, उस पर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, एक प्लॉट का दूसरे प्लॉट के बीच में अगर पोलन ग्रेस का एक्सचेंज हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, तो भी क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इनके बीच में एक डिस्टेंस रखी जाती है, उसको ही आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं, ताकि कंटेमिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन क्रॉप एंड कंटेमिनेटेड क्रॉप टू अवॉइड कंटेमिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, डिस्टेंस क्यों रखते हैं, क्रॉप या कंटेमिनेटेड क्रॉप के बीच में या दो क्रॉप के बीच में हम डिस्टेंस इसलिए रखते हैं ताकि हम कंटेमिनेशन को अवॉइड कर सकें या क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकें, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। अब डिफरेंट क्रॉप्स की कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस दी हुई है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो यहाँ पे सीधा सा आप समझिए कि हम जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं वो क्या, या तो फाउंडेशन होता है या सर्टिफाइड होता है, तो इसी की हमें डिस्टेंस याद रखनी है। जैसे पी, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की बात कर रहा हूँ पहले। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस कम होती है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि एक ही प्लांट में जो फ्लावर है उसके जो मेल और जो फीमेल पार्ट होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं और उनके बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन है। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन है मतलब कि यहाँ पे पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे नहीं जा रहे हैं, दूसरे क्रॉप पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी प्लांट में, उसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल है, तो अब इसकी बात है कि वो दूसरे प्लांट पे नहीं जाएंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम रखी जाती है। जैसे पेडी और वीट, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो आपको यहाँ से ये भी याद हो जाएगा कौन कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, कौन कौन सी क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आइसोलेशन डिस्टेंस कम रखी जाती है। तो जैसे पेडी और वीट की बात करें तो फाउंडेशन में भी 3 रखी जाती है और सर्टिफाइड में भी 3 रखी जाती है। क्लियर है? पल्सेस की बात करें, मूंग और उड़द दोनों में फाउंडेशन में 10 मीटर में ना 10 मीटर में, और सर्टिफाइड में 5 मीटर रखी जाती है। सोयाबीन की बात करें तो 3 मीटर दोनों में जो है डिस्टेंस रखी जाती है। ऑयल सीड की बात करें, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्राउंडनट में 3 मीटर और सर्टिफाइड के लिए भी 3 मीटर रखी जाती है। वेजिटेबल की बात करें तो टोमेटो और जो लेट्यूक है उनमें 50 मीटर रखें फाउंडेशन के लिए और 25 मीटर रखेंगे सर्टिफाइड के लिए। पी है, पी में डिस्टेंस रखी जाती है 10 मीटर फाउंडेशन के लिए और 5 मीटर सर्टिफाइड के लिए। नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, वो लिखा है पोटैटो। पोटैटो में फाउंडेशन में भी 5 रखी जाती है और सर्टिफाइड में भी 5 रखी जाती है। क्लियर है? तो ये सेल्फ पॉलिनेशन वाली। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में कितना रखेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहले सीरियल्स की बात कर रहे हैं तो सोरगम में कितना रखते हैं, 200 फाउंडेशन के लिए और 100 मीटर रखते हैं सर्टिफाइड के लिए। अब सोरगम हाइब्रिड, ये जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, याद रखना ऑफन, यहाँ से सीधे एग्जाम में पूछा जाता है विच वन
क्रॉप इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आप नाम याद रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सोरगम जो नॉर्मल है उसमें हम 200 और 100 डिस्टेंस रखते हैं, और सोरगम की जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें फाउंडेशन में 300 मीटर की डिस्टेंस और सर्टिफाइड में 200 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं। पल्सेस बात करते हैं, रेड ग्राम ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखना अरहर जो है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें 200 मीटर फाउंडेशन में रखते हैं, 100 मीटर सर्टिफाइड में रखते हैं। सीसम ये भी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है, 100 मीटर इसमें फाउंडेशन में रखेंगे और 50 मीटर डिस्टेंस सर्टिफाइड में रखी जाती है। वेजिटेबल की बात करो तो ओकरा, चिली और कैरोट, ओकरा हो गया, चिली हो गया, कैरोट, कैरोट वेजिटेबल में बोल सकते हो, ठीक है। तो ओकरा, चिली और कैरोट की बात करें तो 200-400 मीटर इसमें रखेंगे फाउंडेशन के लिए और 200 मीटर रखते हैं सर्टिफाइड के लिए। नीचे आपको दिख नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे कॉलीफ्लावर है, कुकर बीट्स है, कुकर बीट्स में सारे कुकर बीट्स जितने भी कुकर बीट्स आते हैं ना, अपना आप बोलते हैं ना बॉटल गार्ड्स, स्पॉन्ज गार्ड, जितने भी कुकर बीट्स है सारे आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी कुकर बीट्स फैमिली के हैं सारे आ जाएंगे। तो ये अपना क्या हो गया, कॉलीफ्लावर, कुकर बीट्स, इसके अंदर रखते हैं 1000 फाउंडेशन के अंदर और 500 रखते हैं सर्टिफाइड के अंदर। क्लियर है। तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस आपको याद रखनी है, चाहे कैसे भी याद करो, फैक्चुअल पार्ट है, रटना पड़ेगा। क्लासीफाई मैंने कर दिया है, फाउंडेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड को अलग क्लासीफाई किया है, ऑफन को अलग किया है, और ये क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड के अंदर आप देखो मेज और बाजरा, मेज और बाजरा के अंदर 400 और 200 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। मेज के अंदर इनब्रीड लाइन है तो फाउंडेशन 400 रखेंगे, सर्टिफाइड तो करते ही नहीं है। बाजरा हाइब्रिड है तो 1000 मीटर और 200 मीटर डिस्टेंस रखी जाती है। सनफ्लावर में 400 और 200 मीटर डिस्टेंस रखी जाती है, और सन एम में भी 200 और सर्टिफाइड में 1000 रखी जाती है। क्लियर है। तो ये आपको जो आइसोलेशन डिस्टेंस है आपको याद करनी पड़ेगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई, मैंने तो यहाँ पे सेल्फ ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया। अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3-3 मीटर जिन जिन की है उनको अलग लिख लिया, कि जिसमें 3-3 मीटर की डिस्टेंस है उनको अलग लग लिया, 400-200 की डिस्टेंस है उनको अलग कर लिया, ताकि एक ही बार में याद कर सको। तो वो अपना अपना तरीका है, अपने हिसाब से इसको बना के याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जर्मिनेशन एंड प्योरिटी परसेंटेज। हर क्रॉप का अलग अलग जर्मिनेशन परसेंटेज, अगर आपने 100 दाने डालें तो कितने उगे, उसमें 80 उगे, 85 उगे, 90 उगे, तो उसी को वही परसेंटेज निकल जाता है। और प्योरिटी परसेंट, यहाँ फिजिकल प्योरिटी हम पढ़ चुके हैं 98%। फिजिकल प्योरिटी क्या होता है, जब उसमें इनर मटेरियल हम हटा देते हैं तो वो फिजिकल प्योरिटी होती है, और फिजिकल इम्प्योरिटी को हम डोकेज कहते हैं। सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखो वीट, बार्ले, ओट, ठीक है, वीट, बार्ले, ओट, मस्टर्ड और चिकपी, प्योरिटी 98%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिजिकल प्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, या IMP है, जर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम के में। तो याद रखना वीट, बार्ले, ओट, मस्टर्ड, चिकपी में 85% क्या है, और ये क्वेश्चंस पूछा हुआ भी है वीट के ऊपर। अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में ये एग्जाम पूछा हुआ है, वीट का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, 85%। तो वीट, बार्ले, ओट, मस्टर्ड, चिकपी का 85% है। फिर पेडी, सोरगम, मैच, लिनसीड, पेडी का पूछा जा सकता है, याद रखना, पेडी का पूछा जा सकता है। और इसमें से किसका पूछा जा सकता है, टोमेटो को पूछा जा सकता है, क्या ना, क्योंकि हमें समझ में आता है कौन सी मेजर क्रॉप है। तो कितना होता है, 80% होता है, ठीक है। सीसम एंड जूट का जर्मिनेशन परसेंट, ये भी 80% होता है, ठीक है। मिलेट, सूडान ग्रास का 75, ठीक है। सोयाबीन, सनफ्लावर, कस्टर्ड, क्लस्टर बीन, ट्रू पोटैटो सीड, चिली और रेडिस में 70% होता है। फिर उर्द बीन, मूंग बीन, ये सारी क्या है, पल्सेस है, पल्सेस में 75%। कॉटन, क्लोवर, कॉटन और क्लोवर में 65% होता है। तो ये जर्मिनेशन परसेंटेज भी आपको याद रखना है। आप चाहे कैसे याद रखेंगे ये आपके ऊपर है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन करके याद रखना है। ग्राउंडनट में 70% होता है, कोरिएंडर, क्यूमिन में 65% होता है, पपाया में 60% होता है। यहाँ पे देखो आप, कोकोनट, एरेकनट और ऑयल पाम में 90% होता है, ठीक है, और क्राइसेंथेमम में 50%। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है कि हाईएस्ट किस में होता है, लोएस्ट किस में होता है, और जो मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसके अंदर याद रखना है। क्लियर है। तो यह जर्मिनेशन परसेंटेज हो गया। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है, एक सीड से नंबर ऑफ सीड का बनना, ठीक है, एक सीड से नंबर ऑफ सीड्स का बनना सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कहलाता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, सीड यील्ड बोल सकता हूँ, रेशियो ऑफ सीड यील्ड
इन वन सीड जनरेशन। सीड की एक जनरेशन में, एक सीड की जनरेशन से कितने सीड बनेंगे उस रेशियो को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रेशियो। माना मैंने ले लिया यहाँ पे ये वीट का एक सीड, ठीक है, एक ग्रेन लिया, एक सीड लिया। इस एक सीड से कितने बने? 20 सीड बने, ठीक है। आपने एक सीड उगाया, एक सीड फील्ड के अंदर डाला, ठीक है। आपने फील्ड के अंदर क्या डाला? एक सीड यहाँ पे वीट का डाला। जब ये प्लांट बना और यहाँ पे सीड बने तो टोटल आपको कितने सीड मिले? 20 सीड मिले। इसी को बोलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, कि सीड की एक सीड के एक जनरेशन में कितनी आपको उससे नंबर ऑफ सीड मिले, उसकी इल्ड मिली, उसको बोलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ठीक है। रेशियो ऑफ सीड इल्ड इन वन सीड जनरेशन, मतलब अगर आप वीट का एक सीड आपने लिया और आपको कितने 20 सीड मिले तो इस रेशियो क्या हो गया? 1:20। इसका क्या हो गया? सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो हो गया। एक सीड से कई सारे सीड बनना सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ डिफरेंट क्रॉप्स के मैंने सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियोज दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे वीट और पी का कितना होता है? 1:20। पी का वैसे 1.1:19 होता है, पर वो लगभग बराबर है, तो इस मैंने टेबल में इसी के साथ रखा ताकि याद करने में ईजी रहे। पैडी और मेज की बात करो तो नॉर्मल जो है 1:80 होता है और हाइब्रिड में 1:100 होता है, पैडी और मेज दोनों में। कॉटन, लिनसीड, सनफ्लावर में 1:50, सोरगम, रेड ग्राम, जूट, मस्टर्ड में 1:100, ठीक है। बाजरा में 1:200 होता है। ग्राम बंसी में 1:10 होता है। फिर मूंग, उर्द, काउपी, हॉर्स ग्राम, मोदबीन, मेस्टम में 1:40 होता है। पोटैटो, कोल क्रॉप जितनी भी है 1:4 होता है। वैसे कोल क्रॉप में कितना होता है? 1:4. कोल क्रॉप की बात करूँ तो 1:4.33 होता है, लेकिन लगभग 1.44 है, इसलिए मैंने उसी के साथ रख दिया। ग्राउंड नट 1:8 होता है। ओकरा, ये ओकरा, रेडिस, वाटरमेलन की बात करो तो 1:100। टोमेटो की बात करो 1:400। ब्रिंजल की बात करो 1:450। चिली की बात करो 1:250। कुकुम्बर की 1:200। ऑनियन की बात करो 1:171। सोयाबीन और ओट की बात करो तो 1:15। सोयाबीन में वैसे तो 1:16 होता है, ठीक है, लेकिन नियर अबाउट है तो मैंने वहीं रखा। कैरोट की बात करो तो 1:83। सीसम की बात करो तो 1:250। क्लियर है? तो ये सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है, मतलब एक सीड से इतने सीड बनते हैं, ठीक है। एक सीड से कितने सीड बन जाते हैं, ये सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। आप कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। टर्म की बात करें तो एक होता है प्योर वैल्यू सीड, है ना। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्योर वैल्यू सीड। प्योर वैल्यू सीड क्या होता है? कुछ नहीं होता। प्योर वैल्यू सीड क्या होता है? प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, इसको बोला जाता है प्योर वैल्यू सीड। मतलब परसेंटेज ऑफ प्योरिटी एंड परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशंस डिवाइडेड बाय 100 इज कॉल्ड प्योर वैल्यू सीड, ठीक है। मतलब कि आप एक्चुअल वैल्यू, प्योर वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू सीड। रियल वैल्यू सीड, आपको अगर सीड की रियल वैल्यू निकालनी है कि इसकी रियल वैल्यू क्या है, कोई आपको डाटा दे दी जाए, प्योरिटी परसेंटेज दे दिया, जर्मिनेशन परसेंटेज दे दिया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था, है ना, ये जो डाटा आपको दिया हुआ था, ये प्योरिटी परसेंटेज दिया है। मान लो कोई भी आप डाटा यहाँ से ले सकते हो, 95, 65, इसका मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 95 × 65 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो रियल वैल्यू सीड निकल के आ जाएगी किसकी? कोरिएंडर और ऑनियन की, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना, तो रियल वैल्यू सीड निकल के आ जाएगी कोरिएंडर और क्यूमिन की। तो आपको अगर प्योरिटी पता है, जर्मिनेशन परसेंटेज पता है, तो आप उस पर्टिकुलर क्रॉप की रियल वैल्यू निकाल सकते हो कि क्या है उसकी रियल वैल्यू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है सीड वेट। सीड वेट क्या होता है? सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स क्या होता है? तो वेट ऑफ 100 सीड। 100 सीड का जो वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड इंडेक्स। 100 सीड का जो वेट होता है, आपने 100 सीड ले लिए, 100 दाने ले लिए और उसका वेट ले लिया, तो उसको हम बोलेंगे सीड इंडेक्स। अब वो जो ये सीड इंडेक्स हम बोल्ड सीड का लेते हैं। बोल्ड सीडेड जो वेराइटी है, बोल्ड सीडेड जो क्रॉप होती है ना, जैसे मेज हो गया, है ना, ग्राउंड नट हो गया, इस टाइप के जो सीड थोड़े बोल्ड सीडेड होते हैं, ग्राम हो गया, इनके बोल्ड सीडेड, इनका हम क्या लेते हैं? सीड इंडेक्स लेते हैं। मतलब 100 सीड का वेट करते हैं। करते क्यों हैं? एक टर्म्स और है, पहले वो बता देता हूँ। एक होता है टेस्ट वेट।
क्या है, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है, वेट ऑफ 1000 सीड्स। 1000 सीड्स का अगर हम वेट ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्मॉल सीड्स आते हैं ना, स्मॉल सीड्स आते हैं। स्मॉल सीड्स मतलब वही किसके, वीट हो जाएगा, सोरगम हो जाएगा, जो जिनके सीड की साइज़ छोटी है उनका हम क्या लेते हैं, टेस्ट वेट, और जिनके सीड की साइज़ बड़ी है उनका सीड इंडेक्स लेते हैं। तो टेस्ट वेट यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ 1000 सीड। अब सीड वेट, सीड इंडेक्स, इन दोनों को करते क्यों है, ज़रूरत क्या है सीड इंडेक्स और सीड टेस्ट वेट की। सीड की क्वालिटी अगर हमें पता करना है, सीड की विग्योरनेस पता करना है कि सीड में कैपेबिलिटी कितनी है या सीड की क्वालिटी कैसी है ना, सीड विग्योर है कि नहीं है, तो क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए हम सीड इंडेक्स या टेस्ट वेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मान लो राइस का जो है टेस्ट वेट कितना होता है, 25 ग्राम। ये टेस्ट वेट है, स्टैंडर्ड टेस्ट वेट जो है एक हेल्दी प्लांट का या क्वालिटी सीड का, क्वालिटी राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है। क्लियर। अब मान लो आपने अपने यहाँ क्या लगाई, राइस क्रॉप लगाई और उसका प्रोडक्शन आ गया और आपको मार्केट में सेल करना है। ठीक है, और आप बोल रहे कि ये बहुत क्वालिटी सीड है, आपको मार्केट में सेल करना है, तो अब इसकी क्वालिटी चेक करना है। कई सारी चीज़ें हैं, तो क्वालिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, राइस के क्या लेंगे, 1000 सीड ले लेंगे ग्रेन, और उसका क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, अगर उसका वेट 25 ग्राम के आसपास आ जाता है, 24, 26 इस तरीके से, तो आपके ग्रेन की क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड सीड का जो टेस्ट है वो 25 ग्राम होता है। अगर आपके सीड का वेट 1000 वेट कितना है, मान लो 20 ग्राम आया या 19 ग्राम आया, इस तरीके से आता है, तो आपका जो राइस की ग्रेन की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी, आपको मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज जेनिया। एक होता है जेनिया, एक होता है मेटाजेनिया। ठीक है, एक जेनिया और एक होता है मेटाजेनिया। ये दो कॉन्सेप्ट है, जेनिया क्या होता है, मेटाजेनिया क्या होता है। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम में आपको यहाँ पे क्या है, मेज क्रॉप है ना, मेज है। इसमें आप देखो सीड के ऊपर कलर सा बन गया है ना, सीड के जो है जो भुट्टा है उस पर अब ये अलग अलग कलर्स आ गए हैं। ये क्या है, मेटाजेनिया, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट। जेनिया का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है या विजिबल इफेक्ट होता है, विजिबल इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन एंडोस्पर्म, या हम बोल सकते हैं एंडोस्पर्म या टिश्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलर ऑफ सीड। ठीक है, मतलब कि जेनिया का मतलब ये होता है कि जो पोलेंस होते हैं उन पोलेंस का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, विजिबल इफेक्ट पड़ता है एंडोस्पर्म के ऊपर, जिससे सीड का जो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कलर का इफेक्ट आपको जो दिख रहा है ना डायग्राम के अंदर, मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन से क्या होता है, पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीड बनता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, विजिबल इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, एंडोस्पर्म के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, जिससे इसका कलर का जो फॉर्मेशन है, मतलब कलर के फॉर्मेशन पे इसका इफेक्ट डायरेक्ट हमें दिखता है। मेटाजेनिया क्या होता है, इसमें जो है पोलन का इफेक्ट होता है, इसमें जो पोलन का इफेक्ट होता है ऑन, बोल सकते हैं फ्रूट वाल पे या टेस्टा पर होता है। टेस्टा मतलब सीड के कोट पे, टेस्टा मतलब हमने पढ़ा है, टेस्टा मतलब क्या होता है, सीड कोट पे। ठीक है, तो इसमें मेटाजेनिया का मतलब होता है इसमें जो पोलन का इफेक्ट होगा वो सीड कोट पे होगा, मटेरियल टिश्यू पर होगा। बोल सकते हैं इफेक्ट किस पे, मटेरियल टिश्यू पे, टिश्यू के ऊपर, मतलब कि जो आपको सीड कोट दिखाई दे रहा, भारी जो कवर दिखाई दे रहा, ठीक है, उसके ऊपर अगर इफेक्ट पड़ता है पोलन ग्रेन का तो उसको मेटाजेनिया बोलते हैं। और एंडोस्पर्म पे पोलन ग्रेन का इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है, सीड का कलर चेंज हो जाता है, उसका जेनिया। तो आपको सीधे से याद रखना, जेनिया जो है वो कलर से रिलेटेड है, याद रखना, सीड कलर से रिलेटेड है। ये एक आप याद रख लोगे ना, जेनिया मतलब इसमें कलर चेंज होगा, तो अब याद रह जाएगा। और मेटाजेनिया मतलब कि क्या होगा, सीड कोट पे और फ्रूट की जो वाल है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जेनिया और मेटाजेनिया वाला कॉन्सेप्ट।
अब मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट वेट पढ़ाया है ना। टेस्ट वेट क्या होता है? वेट ऑफ 100 सीट। 1000 सीट का जो वेट होता है, वेट ऑफ 1000 सीट, उसको मैंने बोला टेस्ट वेट। तो यार डिफरेंट क्रॉप के कुछ यहाँ पे टेस्ट वेट दिए हुए हैं। जैसे पेडी का आपको एग्जैक्ट याद रखना है 25 ग्राम होता है, ठीक है। टेस्ट वेट इन ग्राम में है, ठीक है। तो पेडी का कितना होता है? 25 ग्राम। वीट का होता है, एग्जैक्ट याद करोगे तो एग्जैक्ट होता है 40 ग्राम, ठीक है। मेज का 180 से 200 ग्राम। ग्राउंड नट का 440 से 450 ग्राम। सोयाबीन का होता है 95 टू 100 ग्राम। इस तरीके से याद रखना। सीसम का 2.7 से 3 ग्राम होता है। मस्टर्ड का 2.5 से 5.6 ग्राम होता है, या 3 टू 6 ग्राम भी मतलब है ना, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं एग्जैक्ट यही पूछा जाए, थोड़ा वेरी कर सकता है। टोमेटो का 1.8 से 2.2। चिकपी का होता है 185 से। अब चिकपी में 2 क्लासीफाई है, जो देसी है उसके लिए अलग है और काबुली है उसके लिए अलग है, ठीक है। तो इसका लगभग होता है 140 से लेके 259 ग्राम, और इसका होता है 260 से लेके 450 ग्राम। इस तरीके से होता है। क्लियर है? जब क्रॉप में बताऊंगा उसमें बता दूंगा। मूंग बीन का 30 से 32 ग्राम होता है। उर्द बीन का 35 से 40 ग्राम। पिजन पी का 100 से 115 ग्राम होता है। लेथा राइस का 85 से 90 ग्राम होता है। तो ये कुछ यहाँ पे टेस्ट वेट दिए हुए हैं अलग अलग सीड्स के। एग्जाम में पूछ लिया जाता है जनरली, पेडी वीट और इनका पूछा जाता है मेजरली, ठीक है। अब कुछ इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, उसको देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ पे। 1924 में 1924 में इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे? नॉर्वे में। लेकिन अभी प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। 1961 में IARI नई दिल्ली, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई। 1963 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाया गया, न्यू दिल्ली में है। 1966 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीड एक्ट कब बना था? 1966 में। 1968 में सीड रूल बना था, ये भी मोस्ट IMP है, ठीक है। 1969 में ये जो सीड एक्ट है जो 1960 बना था, ये पूरे इंडिया में कब पहुंचा? 1969 में, ये भी IMP है, ये IMP है। 2001 में क्या आया? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स एक्ट, ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट। तो ये कब आया था? 2001 में। 2002 में नेशनल सीड पॉलिसी, ये भी मोस्ट IMP है। 2004 में न्यू सीड एक्ट, देखो 1966 में सीड एक्ट बना था पहला, 2004 में न्यू सीड एक्ट आया है, ये भी मोस्ट IMP है। इसने किसको रिप्लेस किया था? 1966 वाले एक्ट को रिप्लेस किया था। और ये जो न्यू सीड एक्ट आया, ये 2005 में जो है क्या आया था? इफेक्ट हुआ था, मतलब विद इफेक्ट फॉर्म। मतलब ये कब आया था? एग्जिस्टेंस कब हुआ था? 2005 में। 2004 में बन गया था, लेकिन ये सामने कब आया? 2005 में। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इसको याद रखें, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके नोट्स में नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं PDF ये जो है आपके साथ उसी लेक्चर के साथ ही इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सीट वाला जो पोर्शन है, जितना भी सीट टेक्नोलॉजी वाला सीट वाला, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।